हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है आपका क्लास 12th का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एज वेल एज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी की हाईलाइट्स आज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एक पेज दिया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत इनका हिस्ट्री वगैरह लिखा है, तो इसका मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। इसमें पूरा पैराग्राफ में जो है आप लोगों को एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है, इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि इन 1963 1963 में क्या हुआ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैमिल्टन स्मिथ। क्या नाम था? हैमिल्टन स्मिथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा, हैमिल्टन स्मिथ ने डिस्कवर किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उन्होंने क्या खोजा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज करी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, और उसके साथ साथ में एक और एंजाइम उन्होंने खोजा जिसका नाम था क्या? डीएनए मिथाइलेज। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप लोगों को पता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलिकुलर सीजर्स बोलते हैं ना, मोलिकुलर सीजर, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, 1963 में क्या किया, हैमिल्टन स्मिथ ने डिस्कवर कर दिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको आप मोलिकुलर सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ बेटा, 1972 में, किसमें? इन 1972 में दो साइंटिस्ट आए। कौन कौन? स्टैनली स्टैनली कोहन स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। कौन? हर्बर्ट बोयर। ठीक है, दो साइंटिस्ट आए, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया बेटा? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बनाया। क्या बनाया इन्होंने? दे डिस्कवर्ड, या आप बोल सकते हो दे मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और उन्होंने ये डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किसका यूज किया? दे यूज्ड सैल्मोनेला सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या यूज करा? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, ये हम साथ साथ लिखते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर होते चले जाए। ये पूरा पैराग्राफ इसी तरीके से दिया गया है, आप लोग इसको एक बार रीड आउट करके देख लेना। जब भी आपको कोई दिक्कत लगे कि मैम समझ में नहीं आया या फिर पैराग्राफ में क्या था, आप और डिटेल में बताइए, तो हम उसकी लाइन टू लाइन करेंगे। लेकिन आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे, अपने चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली क्या क्या दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया गया है, और प्रोसेस है किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली लाइन क्या बोलती है? बायोटेक्नोलॉजी, अपन थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं ताकि जब अपन लिखे इसमें तो डार्क कलर का यूज करें। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अब देखो मेरे बच्चों, इस इतनी लाइन का मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी जो है बेसिकली डील करती है किससे? विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में और क्या होता है? ये ऐसी टेक्निक्स है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स या फिर ऐसी चीजों को यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट्स ह्यूमन के यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर सबसे इजी लैंग्वेज में लिखना चाहो कि मैम मुझे तो ये हिंदी में लिखवा दो, मुझे ये लाइन समझ में नहीं आती है, मैं समझना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे हिंदी में लिखवा दो, तो आप लिख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का सीधा मतलब ये है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उससे एंजाइम एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? फिर भी मैं लिख देती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है मेरे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी जो है, अ, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे?
इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, मैं हिंदी में लिखवाती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का सीधा मतलब, सीधा मतलब ये है कि या तो कोई, या या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उससे एंजाइम एक्सट्रैक्ट करके, किससे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, इन लाइनों का मतलब आप समझ गए कि बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली डील करेगी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर ऐसी टेक्निक्स यूज होती हैं जिसमें या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनसे एंजाइम्स, है ना, उनको एक्सट्रैक्ट करके प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो यूजफुल होंगे ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस could also be thought as a form of biotechnology। देखो, इस लाइन का सीधा मतलब क्या है मेरे बच्चों, ये लाइन कह रही है कि जो भी, जैसे कर्ड हो गई, ब्रेड हो गई, वाइन हो गई, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और ये भी एक फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी की। तो इस लाइन का आप मीनिंग लिख सकते हैं कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो ये बात पहले बोल रहे हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता था, जैसे कि कर्ड बनी है, ठीक है, ब्रेड बनी है, वाइन बनी है, ये सारे की सारी प्रोसेसेस जो के हैं माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है, इनको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कर्ड किससे बनती है, तो आप लोगों को पता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बता देंगे। दूसरा मैं ब्रेड का अगर लिखवा दूं, ब्रेड का, तो ब्रेड किससे बनती है, बेकर्स इससे सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इसमें यूज आती हैं। ठीक है, और आपकी जो वाइन होती है वो किससे बनती है बेटा, ये होती है ब्रीवर्स ईस्ट, जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब ये तीनों की तीनों प्रोसेस जो है, कर्ड का बनना, ब्रेड का और वाइन का, ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे साफ साफ हमारी एनसीईआरटी लिखती है, ये क्या है बेटा, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे लाइन क्या कह रही है, हाउएवर, चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of these processes which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale। मतलब कि आज के टाइम में जो प्रोसेसेस यूज हो रही हैं वो किस किस तरीके से हो रही है, लार्ज स्केल पे हो रही है, उनका थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो बदल गया है। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेसेस आती हैं, जिनके अंदर मेनली, इसमें इस लाइन का मतलब क्या बताया गया है कि उनके अंदर ओनली मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, और वो किसके वजह से होता है, जब हम उसके डीएनए को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात और लिखिए, ये तो था हमारा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है बेटा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेटा जी क्या कहती है कि मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, मॉडिफिकेशन इन अ ऑर्गेनिज्म बाय मैनिपुलेटिंग, द डीएनए। समझ में आया कि जो आपकी पुरानी वाली जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या माना जाता था कि जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि कर्ड बनती है, ब्रेड बनी है, वाइन बनी है, ये सारी की सारी आती तो है बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन ये सारी की सारी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है। लेकिन अब की जो लाइफस्टाइल है, टेक्निक्स हैं, उनके अंदर
थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गई है, जिसके अंदर क्या होता है न्यू बायोटेक्नोलॉजी में कि ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाता है या मॉडिफिकेशन करवा दिया जाता है, किस तरीके से उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके। और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब कि जो आजकल की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसका, टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का। ओके, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene और आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मान लो किसी भी जैसे कि वैक्सीन बन रही है कोई, ठीक है, या फिर उसके साथ में क्या हुआ, वैक्सीन के साथ में किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया गया है, ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। ओके, अब आता है द यूरोपियन, अब हम लेते हैं, चलो ये वाला लेते हैं। अब आता है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन कई बार डायरेक्टली 1 नंबर के मतलब क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ ली जाती है, या फिर आपको नीट में भी मिल सकता है। EFB की फुल फॉर्म, द EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है जिसमें क्या लिखा गया है, दैट एनकम्पोजेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows। उसने क्या किया, EFB ने एक डेफिनेशन दी गई है, आपको एग्जैक्ट याद करनी है। इसमें लिखा गया है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है, किसका हुआ है मेरे बच्चों, नेचुरल साइंस का एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स का या फिर उनके पार्ट्स का, एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब कि एक एनिमल का हम कुछ भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने और सर्विसेज में, मीन्स इंसान का भला करने के लिए ये सारी जो चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी में हुई है। तो जो ये पूरी लाइन है इसका मीनिंग आप अगर लिखना चाहें मेरे बच्चों तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो EFB वाली ये जो डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसको आप अगर नॉर्मल वे में लिखना चाहो कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में लिखवा दो, तो मैं वो लिखवा देती हूँ। इसमें आप लिख सकते हो कि एक एनिमल का हम कुछ भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को बनाने और सर्विसेज में। मीन्स इंसान का टोटली भला हो रहा है, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है इंसान के वेलफेयर के लिए तो हो रहा है। तो ये आपकी जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी कहती है, जिसके अंदर इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का, पार्ट का, और मोलिकुलर एनालॉग्स के साथ में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बना देते हैं। ठीक है बच्चे, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने पहला वाला जो पॉइंट था अपना, जो पहला वाला पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं बेटा वो क्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं नोट्स बनवाती जाऊं आप लोग वैसे वैसे बनाते जाना, ठीक है, आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो जो भी कोई नई चीज होती है वो किसी ना किसी सिद्धांत पे काम करती है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो मेन सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं, पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बेटा आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें चेंज कर दिया जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को, और उसको फिर इंट्रोड्यूस करा जाता है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप है, जो बाहरी रंग रूप है उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का, वो चेंज हो जाता है बच्चों। तो आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ टेक्निक। आप यहाँ पे लिखिए, मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो हम ये पेन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये क्या है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है
ये है एक टेक्निक। ये क्या है बेटा? एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या हुआ है, टू अल्टर, जिसमें क्या हुआ है बेटा, टू अल्टर क्या, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और हम सबको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। तो आप लिख लीजिए डीएनए या आरएनए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू, किसमें, किसमें जाएगा अब ये, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। दिखेगा ही नहीं, ब्लैक लेना पड़ेगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म टू change the phenotype of the host organism, to change the phenotype of the host organism। ये है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप सिंपली समझो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए जो है, डीएनए या आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब दूसरा प्रिंसिपल आता है बेटा, ये क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें लिखा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in the large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzyme etc। इसका मतलब ये हुआ बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जाता है। अब देखो, हम किसी चीज का फिनोटाइप चेंज करवाने जा रहे हैं, हम उसके अंदर डीएनए या आरएनए को अल्टरेशन करवाने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना पड़ेगा। क्यों? और उस जगह को हमें माइक्रोब फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिले। अगर वहां पे स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होगी, वहां पे सारी चीजें माइक्रो फ्री नहीं होंगी, तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग बोल सकते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लैब्स के माइक्रोब्स का यूज करके प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाया जाता है, जैसे कि वो आ गए आपके एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एंजाइम। और ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, ये होनी चाहिए कॉन्टामिनेशन फ्री। क्या होनी चाहिए, कॉन्टामिनेशन फ्री। मतलब कि आप बोल सकते हो कि वहां पे स्टेरिलिटी जो है एकदम मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, हम आज है ना एक या दो पेज ही करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे इस चैप्टर को जो है आगे बढ़ाएंगे। मैंने मेन पॉइंट जो है आप लोगों को सारे बता ही दिए हैं। ठीक है, फिर भी आप लोगों को डाउट्स लगे तो आप मेरे से पूछना। ओके, अब यहाँ पे लाइन क्या बोलती है, देखो let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering। ठीक है, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखो, ये पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार अपने तरीके से बताती हूँ, फिर लाइन टू लाइन बताऊंगी। देखो, सेक्सुअल जो क्या बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है बेटा क्या, अपॉर्चुनिटीज किसकी, वेरिएशन की, और फॉर्मेशन करवाता है किसकी, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, जिसके अंदर से कुछ जो है बेनिफिशियल होंगे ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहती है ना, वाइल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी बेटा जी, ये क्या है, एडवांटेजेस थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो आप यहाँ लिख सकते हो, अगर आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखना है कि मैम आप लिखवा दीजिए तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर मैं आपको पैराग्राफ समझाती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे एनसीईआरटी हाइलाइट्स करा करेंगे हर चैप्टर की। पहले मैं उसका ओवरव्यू वगैरह दिया करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहला जो एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या है बेटा जी? वेरिएशंस है, वेरिएशन है, ठीक है। और वेरिएशन आएंगे इसका मतलब क्या है? न्यू स्पीसीज बनेंगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ वेरिएशन जो होंगे वो हेल्प करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो चेंजेस आए हैं वो बेनिफिशियल होंगे उस ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज द पॉपुलेशन के लिए। तो ये तो थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व रहेगा, मतलब कि जो पेरेंटल सेल में था वही अब डॉटर सेल में आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पेरेंटल सेल में था, पेरेंटल सेल में जो था बेटा, में जो था वो अब डॉटर सेल्स में भी आएगा, वही सेम डॉटर सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है और वेरिएशन आएंगे तो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि ये पैराग्राफ क्या कह रहे हैं। You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction। अब फॉर्मर का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉर्मर मतलब हमने पहले बात करी सेक्सुअल की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे आप लाइन लिखते जाइए, ये लिखा है अपॉर्चुनिटीज फॉर, किसके लिए? वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। यही मैंने आपको बताया कि वेरिएशन आएंगे बेटा तो क्या बनेंगी? न्यू स्पीसीज बनेंगी, तो उनमें से बेटा क्या होगा? सम ऑफ विच में बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे बात हुई है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स, यहाँ पे लिखा गया है प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने सेम लिखवा दिया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, उसमें वेरिएशन आते हैं। अब यहाँ पे एक बात की गई है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या कह रहे हैं, हम एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है, हम क्या कह रहे हैं, मिक्सिंग करवा रहे हैं ना जीन्स की, है ना। तो उसमें जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन वो क्या कहता है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है प्रोसेसेस जो है वो यूज होती हैं प्लांट्स में और एनिमल ब्रीडिंग के अंदर पुराने टाइम में, है ना। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड जीन्स। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन में क्या होता था कि जो प्रोसेसेस हम प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग के लिए यूज करते थे बच्चों, उनमें अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते थे, किसके साथ में? डिजायर्ड जीन्स के साथ में। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। देखो मेरे बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ? बहुत आसान सा इसका मीनिंग है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इस पूरे पैराग्राफ का मैं मीनिंग बताती हूँ जो मैंने रेड मार्क से करा है, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, ये प्रोसेसर जो थे यूज किए जाते थे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के लिए, लेकिन उनमें एक उनका डिसएडवांटेज था। वो डिसएडवांटेज क्या था कि जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, चाहे तो वो प्लांट में या एनिमल में,
उन डिजायर्ड जीन के साथ में कुछ अनडिजायरेबल जीन्स भी जो है आ जाते थे। तो उन टेक्निक्स को लाया गया। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई, उसमें क्या हुआ कि हम 2 से 3 चीजों का यूज किया गया। पहला तो किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, मैं आप लोगों को बताऊंगी ये क्या होता है। और जीन क्लोनिंग का यूज किया गया, जीन ट्रांसफर का यूज किया गया, जिसकी वजह से ये जो लिमिटेशन थी, कौन सी लिमिटेशन की अनडिजायरेबल जीन का आना डिजायर्ड जीन के साथ में, उनका कम हो गया। ठीक है। और इसकी वजह से जो है हमें वही डिजायर्ड जीन चाह मिला जो हमें चाहिए था। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि हमने यूज किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जीन क्लोनिंग का, जीन ट्रांसफर का, इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, और हमें क्या मिला बेटा, एक डिजायरेबल जीन मिल गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स में लिख लीजिए एक एक वर्ड में कि मैम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। बार बार आएगा, मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ इस सेशन पे, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है मैं फिर भी बता देती हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें आप डिजायर्ड, अब हम साइंटिफिकली बातें करेंगे, वो जो दोनों लेक्चर थे मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, आप लोगों को समझने हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। डिजायर डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए का कॉम्बिनेशन जो बनेगा मेरे बच्चों, उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि जिस डीएनए के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा और वेक्टर का डीएनए होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वेक्टर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी। ठीक है मैम, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे जिक्र हुआ है जीन क्लोनिंग वर्ड का। किसका जिक्र हुआ है, जीन क्लोनिंग का। अब जीन क्लोनिंग क्या है बेटा, जीन क्लोनिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ गया। क्लोनिंग का मतलब यही होता है कि एक से ज्यादा उस चीज की कॉपी बनाना। तो यहाँ पे हमने किसकी कॉपी बनवाई है, जिन क्लोनिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनवाई है, उसको हम बोलेंगे बेटा जीन क्लोनिंग। ठीक है मैम, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट अपना क्या आया है इसमें, हमने जो पढ़ा था ये क्या है, जीन ट्रांसफर का। क्या आया है बच्चों, जीन ट्रांसफर। ठीक है। अब जीन ट्रांसफर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इन होस्ट बॉडी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता है होस्ट सेल के अंदर, क्या बोला मैंने, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल की बॉडी में जाता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या कि व्हेन recombinant DNA when recombinant DNA goes into host cell, then it is called as ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमें डिजायर्ड जो था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो होस्ट सेल में गया है कि नहीं गया है। ठीक है, ये होता है आपका। तो हमारा ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आगे कि और सारी चीजें क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलियन डीएनए क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो हम जो है आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हम कल पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? ठीक है, most likely this piece of DNA
would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism, but क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पीस होता है डीएनए का, अगर वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट अगर नहीं कर पाता तो हम क्या करेंगे, बट व्हेन इट इंटीग्रेटेड, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दे इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, कि कोई ऐसा हमें रेसिपिएंट मिल जाए, उसके जीनोम के अंदर अगर हम उसको रेसिपिएंट के अंदर डाल दें, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहर्टेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, मतलब कि जो सिंपल पीस ऑफ डीएनए है, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है अपने आप को प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमें कुछ ऐसा रेसिपिएंट मिल जाए, उस रेसिपिएंट के जीनोम के अंदर हम अगर उस डीएनए को डाल देंगे तो वो मल्टीप्लाई भी करेगा और उसके साथ में इनहर्ट होगा, किसके साथ में, होस्ट डीएनए के साथ में। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो एलियन पीस जो है डीएनए का, वो क्या है, पार्ट है क्रोमोसोम का, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, जिसकी एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। अभी मैं लिखवा भी दूंगी इसको। इन क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो, मान लो डीएनए की सीक्वेंस है, ये हमारा डीएनए है, इसकी सीक्वेंस है बेटा, डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है। तो जिस जगह पे इन क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, हर एक जो सीक्वेंस होती है वहां पे एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है क्रोमोसोम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाने के लिए वो एप्लीकेबल होता है। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, इसलिए अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना है किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मान लीजिए, ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाना है, तो उस के क्रोमोसोम के पास में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication। अब क्या होगा, जो एलियन डीएनए है, मतलब कि जो हमारा फॉरेन डीएनए है, वो लिंक होगा किसके साथ, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो यही हमने जीन क्लोनिंग के बारे में बोला है कि मल्टीपल कॉपीज बनाना रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सारी बातें मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। बाकी यहाँ पे सिंपल एक भाषा में बोला गया है कि मान लो कोई एक सिंपल डीएनए, सिंपल जो है एलियन होता है, मतलब मान लो कोई क्रोमोजोम है, ठीक है, ठीक है, वहां पे हमें पता है डीएनए है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम बाहर से किसी एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमें चाहिए कि वो उस होस्ट के सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करे और हमें प्रोडक्ट मिले, तो बेटा क्या होगा, उसके पास में, उसके क्रोमोसोम के पास में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए, जहां पे, जिसको स्पेसिफिक सीक्वेंस को नाम देते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह है जहां पे अगर एलियन पीस ऑफ डीएनए आके इंसर्ट करवा देते हैं, तो वो जगह जो है क्या करने लग जाती है बेटा, मल्टीप्लाई करने लग जाती है, मल्टीप्लाई करने लग जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ तक डन हो गया है। कल हम प्लाज्मिड के बारे में और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे जो है चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, आप लोग मुझे बताना। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से इस चैप्टर को समझा दूंगी, कोई बात नहीं है, जब तक नहीं आएगा तब तक हम करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस पूरे जो हमने 1-1.5 पेज जो आज पढ़ा है, उसको आप अच्छे से पढ़ के देखो, अच्छे से समझो। जब भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में